Good evening. Good evening. Good evening all of you. तो आज हमारा डिस्कशन है यूपी स्टेट स्पेसिफिक जीएस का पार्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं। यूपी स्टेट स्पेसिफिक जीएस। तो यूपी वाला एरिया अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशली यूपी रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके लिए है। एक हो गया आपका यूपी पीएससी एई, इसके मतलब का है यूपी का पीसीएस का पेपर होगा उसके लिए है, यूपी का आरओ एआरओ का पेपर है उसके लिए है, बाकी यूपी की जो भी एग्जाम्स होंगे अदर यूपी स्टेट एग्जाम्स, तो यूपी स्टेट जीएस यूपी के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हमें पढ़ना है। खासकर यूपी पीएससी एई और पीसीएस अभी जो एग्जाम्स हमारे सामने लाइंड अप हैं वो ये दो, आरओ एआरओ भी। अब ये मैंने कुछ और भी बैचेस को एक्सेस दे दिया। आरोहण पर जो आरआरबी बैच है उनको भी यूपी स्टेट जीएस एक्सेस दे दिया है। एसएससी वाला जो बैच है उनको भी एक्सेस दे दिया है। इन दोनों को तो है ही। रीजन क्या है, काफी स्टूडेंट इन एग्जाम वाले भी यूपी एई दे रहे हैं। आरआरबी वाला और एसएससी वाला काफी स्टूडेंट ऐसा है जो यूपी एई ये वाला एग्जाम देगा, तो उनके बैच में भी यूपी वाली जो क्लास है वो अवेलेबल करा दी है हमने। इसके अलावा यूपी जो सेक्शन है यूट्यूब पे भी रहेगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है यूपी स्टेट का। पहले के 2 लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट देखेंगे मिल जाएगा, और ये 3rd लेक्चर ये भी अवेलेबल रहेगा। तो पहले के 2 लेक्चर में जो मैंने दिसंबर से पहले कराए थे, नवंबर दिसंबर के पहले कराए हुए हैं, उसमें काफी सारा कवरेज हमने स्टेट का करा दिया था। अब जो नए टॉपिक स्टेट के ऐड हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां पर अवेलेबल है आपके कोर्स में? जैसे यूपी एई की बात कर लूं, काफी स्टूडेंट को फोल्डर ही नहीं मिल पाता है। यूपी एई वाला बैच है, बैच के अंदर गए, कंटेंट ऑप्शन पे गए, कंटेंट ऑप्शन में भी हम गए प्रीलिम्स वाले पे, प्रीलिम्स फोल्डर पे गए, और प्रीलिम्स वाले में जनरल स्टडीज पे गए। जनरल स्टडीज में लास्ट में देखेंगे ये पड़ा हुआ है, जनरल स्टडीज में लास्ट में यूपी स्टेट जीएस 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं, नवंबर से पहले हो चुकी हैं। यूपी जीएस पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, दोनों के पीडीएफ लेक्चर अवेलेबल हैं। पार्ट 3 अब हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जिसका फोल्डर है अपने फोल्डर में एसएससी वाला बैच, आरआरबी वाला बैच और यूपी वाले जो बैच हैं, जीएस वाले फोल्डर में देखेंगे यूपी स्टेट दे रखा है। शुरू के 2 क्लासें हुए अवेलेबल हैं, 3rd क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी दे रखा है, लेक्चर भी दिया हुआ है। यूट्यूब पे जो लोग सेक्शन देखते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में देखा करें। जैसे मैंने करंट अफेयर वगैरह के क्लासेस अभी करवाए थे मार्च तक के, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो 5 सेशन कराए थे हमने मार्च 20 तक का करंट अफेयर, उसका लेक्चर वाइज पीडीएफ और कंबाइंड पीडीएफ दोनों हमने प्रोवाइड कर दिया था। कुछ लोग डिफेंस वगैरह के पीडीएफ पूछ रहे हैं, सर डिफेंस का पीडीएफ कहाँ है? तो जीके एंड करंट अफेयर फोल्डर में जो कंबाइंड नोट्स पड़े हैं उसमें अवेलेबल है। जीके एंड करंट अफेयर में जो कंबाइंड नोट्स पड़े हैं उसमें डिफेंस वाला पार्ट भी है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं एक बार, प्रीलिम्स वाले में ही गए, जीके करंट अफेयर वाला जो फोल्डर है, जीके एंड करंट अफेयर वाला जो फोल्डर है, इसमें स्टार्टिंग में जो नोट्स पड़े हुए हैं ये क्लास नोट्स पड़े हुए हैं। ईयर से दिक्कत नहीं है, 2023 बैच भी लिखा हुआ है पर स्टैटिक पार्ट नहीं बदलेगा, इसमें डिफेंस वगैरह के टॉपिक पड़े हुए हैं। अच्छा, 2023 नोट्स देखकर कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि पुराने लेक्चर है, सारे नए लेक्चर हैं। ये नीचे तक ये फोल्डर पूरा स्क्रॉल करोगे सब नए लेक्चर्स कराए हैं, सितंबर 25 को बैच कराया था। हाँ, कुछ पुरानी पीडीएफ डाल दी थी स्टैटिक डाटा वगैरह के लिए, एक आध पीडीएफ जो 2023 वर्ड कहीं पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं 2023 की क्लास है। ये जीके एंड करंट अफेयर आप लोगों के फोल्डर में जो पड़ा हुआ है 25 सितंबर का बैच है ये, जो अभी मार्च में खत्म करा दिया है पूरा। 25 सितंबर को कराया था,
नवंबर तक का डाटा करा दिया था, फिर अभी 5 क्लासेस कराई, उसमें मार्च तक का भी अपडेट करा दिया। यूनेस्को वगैरह जितना कुछ देखोगे सारा अपडेटेड है, सब नए डाटा है। तो जीके एंड करंट अफेयर जो आप लोगों के फोल्डर में है 25 सितंबर लिखा भी होगा, वो लेटेस्ट वाला है, अभी जो कराया गया था। अब आ जाते हैं यूपी लोकल पे। यूपी लोकल में शुरू की जो 2 क्लास हुई थी, हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। काफी लोग नहीं भी कर पाए होंगे, ओवरव्यू बता देता हूं पहले, फटाफट इसको पलट लेते हैं रिवीजन टाइप से। तो सबसे पहला सेशन जो हमने यूपी लोकल का कराया था लास्ट ईयर, उसमें पहला टॉपिक था अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश कब बना था, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब स्टेट बना, पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था अवध के अंडर, उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कितने जिले हैं, कितने डिवीजन है, ये सब बताया हुआ था। कितने राज्यों से बाउंड्री बनती है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, ये सब बताया था। फटाफट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार। ये बिल्कुल पहले लेक्चर में यूपी का मैप, जिले विले कितने हैं, किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है, ये सब कहानी हमने बताई थी। उसके बाद कितने एयरपोर्ट है, रेलवे जोन हेडक्वार्टर कौन सा है, ये कहानी बताई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके बारे में कुछ चर्चा। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, अभी चीफ जस्टिस कौन है, कुछ फैक्चुअल डाटा। गवर्नर पहले कौन थे, अभी कौन है, फर्स्ट वुमेन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद स्टेट एम्बलम, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, ये जनरल क्वेश्चंस, स्टेट गेम, ये सब बताया। उसके बाद हमने ये कि विधानसभा की सीटें कितनी है, विधान परिषद की सीटें कितनी है, नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, ये सब कहानी बताई थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नेम। उसके बाद इटावा लॉयन सफारी, रामसर साइट यूपी में कौन कौन से हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन से हैं। काफी इंफॉर्मेशन पहले हमने कराया था इसके बारे में, काफी इंफॉर्मेशन पहले हम करा चुके थे। मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले बाउंड्री बना रहे हैं, बिहार से कौन कौन से जिले बाउंड्री बना रहे हैं, ये सब कहानी। इंस्टीट्यूट यूपी में कौन कौन से हैं, सेंसस का डाटा 2011 की जनगणना का डाटा जो था वो बताया था। लिटरेसी क्या रही, सेक्स रेशियो क्या रहा, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन क्या रही, ये सब बताया। उसके बाद सेकंड क्लास जो हमने कराई थी यूपी लोकल की, सेकंड क्लास में हृदय योजना। पिछली बार यूपीपीएससी क्वेश्चन हुआ, जब पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आ भी गया था कि हृदय योजना में यूपी के कितने जिले हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हृदय योजना में शामिल हैं, ये सब बताया हुआ है। एक बार ओवरव्यू बता दे रहा हूं मैं, काफी कवरेज ऑलरेडी हुआ है। टाइगर रिजर्व यूपी में कौन कौन से हैं, हाल फिलहाल में रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट ये भी शामिल हुआ। फिर हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यूपी का प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके बारे में बताया था। कन्या सुमंगला योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये बताया था। फिर हमने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसके क्या है वो चर्चा की थी। मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूपी राज्य सरकार का प्रोग्राम है मिशन शक्ति। इसका 4th फेज ये लास्ट ईयर हुआ था, अभी इसका 5th फेज भी लॉन्च हो गया। अभी इसका जो 5वां फेज है वो भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, आगे क्लास में हम देखेंगे। तो मिशन शक्ति यूपी का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। यूपी के हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, किस रिवर पर है, यही सब तो क्वेश्चन स्टेट में आएंगे, और क्या आता है। कल्चरल डाइवर्सिटी, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रही हैं उनसे संबंधित जगह कहाँ कहाँ पर है। आमिर खुसरो का बर्थ प्लेस, तबला सितार के इन्वेंटर रहे, कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं या इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल जो प्लेसेस वगैरह हैं उनके बारे में ये बताया। इसके बाद एनर्जी के बारे में चर्चा की थी। एनर्जी, मिनरल्स, कितना कितना शेयर है किसमें, मिनरल्स के बारे में ये बताया था, कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल्स पाया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसवे वगैरह कौन से कहाँ से गुजर रहे हैं। फिर आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ, एयरफोर्स कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ, ये सब। तो एक बार स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर देखेंगे, काफी कवरेज ऑलरेडी आपका उसमें हो जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के दोनों पीडीएफ चेक करोगे, दोनों लेक्चर चेक करोगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं टूरिज्म के लिए, वो सब बताया हुआ है। यूपी आरवीएनएल कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या काम करते हैं, एनर्जी कैपेसिटी कितनी कितनी है, इंस्टॉल कैपेसिटी किस प्लांट की। तो काफी चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसमें। अब इसके आगे एक कहानी, तो 2 पीडीएफ में जो डिस्कशन हो चुका था वो बताया, अब इसके आगे एक कहानी, तो आज का जो पीडीएफ वो चर्चा करें। एक बात और, यूपी के एग्जाम में यूपी लोकल राजस्थान वगैरह जितना नहीं आता,
राजस्थान वगैरह के जो एग्जाम है उनमें स्टेट लोकल बहुत ज्यादा पूछता है, तो उतना ज्यादा स्टेट लोकल तो यहाँ पर नहीं आता। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें स्टेट लोकल का वेटेज ज्यादा रहता है, तो उतना तो यहाँ नहीं पूछता है। एक मिनट, उनकी तुलना में कम आता है, पर जो आएगा भी तो खासकर हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। यूपीपीएससी एई की जैसे बात है, 25 क्वेश्चन जीएस में आएंगे। यूपी लोकल के आप 3 तक क्वेश्चन मान सकते हो, 3 मैक्सिमम से मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं रहता। यूपी लोकल के जो क्वेश्चन होंगे यूपी एई में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 4। राजस्थान वगैरह में 40% स्टेट जीएस आता है, उतना यहाँ नहीं आता। यूपी बिहार में स्टेट लोकल कम पूछता है, यूपी बिहार दोनों में ही स्टेट लोकल कम आता है। आशीष कह रहा है जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अपने फोल्डर में लास्ट में देखो। आशीष, अपने फोल्डर में लास्ट में देखो, उसके अलावा टेस्ट सीरीज बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है, जितने आपके फोल्डर में उतने ही लगा लो, बहुत है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आज का टॉपिक। योगी गवर्नमेंट जितना इनका टाइम हुआ है एज अ सीएम, जितना टाइम हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इन्होंने लिए हैं, एक समराइज करके थोड़ा सा हम चर्चा करें। सीएम योगी, इनके जो डिसीजन रहे हैं जब से सीएम बने, यूपी में कुछ लैंडमार्क डिसीजन, हिस्ट्रिकल डिसीजन रहे। 8 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्होंने कई सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए, बड़े बड़े प्रोग्राम जो चलाए, उनमें से कुछ हम चर्चा कर लें। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है आज की डेट में, मतलब योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, जरा एक समराइज वे में पहले मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं ये। तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एक्सप्रेसवे। लगातार यूपी एक्सप्रेसवे को लेकर न्यूज में है। अभी 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुए हैं और कई सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल और कई सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी चालू हैं, योगी गवर्नमेंट क्या उससे पहले से भी बने हुए हैं, पर अभी भी इस गवर्नमेंट में भी ऑपरेशनल है, मेंटेनेंस वगैरह लोग कर रहे हैं। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, ये तो पहले का बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, पर मेंटेनेंस वगैरह अभी तो इन्हीं के अंडर में है। 165 किलोमीटर लेंथ का है। आगरा लखनऊ सपा गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, 302 किलोमीटर। तो यूपी में कितने एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं और कई सारे इस गवर्नमेंट में बन रहे हैं। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 हो गया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का, और गंगा एक्सप्रेसवे तो ऑपरेशनल वाले में ये 6, यमुना, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड 4, गोरखपुर लिंक 5, गंगा एक्सप्रेसवे 6, और कई सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंगा एक्सप्रेसवे ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, देखो लेंथ 594 किलोमीटर, अभी चर्चा में बना हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लेंथ है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये बनने वाला है। 165, 302, 340, 296, 91, और ये कहा 594 सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है। जब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, तो पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का जितना नेटवर्क है, अकेले यूपी 55% हो जाएगा उतने शेयर का। मतलब देश के जितने एक्सप्रेसवे की लेंथ है 55% अकेला यूपी हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एक्सप्रेसवे पूरे देश का 55% अकेला यूपी हो जाएगा जब गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा तब। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में काफी काम हुआ, इससे ये पता लग रहा है। तो जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा, पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जितना नेटवर्क है 55% अकेला यूपी के पास आ जाएगा। ठीक, यूपी के पास रेलवे नेटवर्क भी काफी बड़ा, मेट्रो कनेक्टिविटी भी, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम इन द कंट्री यूपी के पास। भारत की पहली रैपिड रेल चलाई गई दिल्ली मेरठ के बीच। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, और पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, नदियों में जो रूट बनाते हैं शिप वगैरह ले जाने के लिए, तो गंगा में बना हल्दिया एंड बनारस, हल्दिया एंड वाराणसी रूट, ये पहला वाटरवे है, ये भी यूपी। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा में है ना, पिछली क्लास में ही बताया था।
नेशनल वाटरवे नंबर 1 रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होता है, तो नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा में प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, पर इसमें प्रयागराज से तो नहीं, बनारस से ये ऑपरेशनल पहले ही हो चुका है। बनारस से हल्दिया रूट पहले ही ये वाटरवे ऑपरेशनल है। इसमें क्रूज वगैरह भी चल रहा है टूरिस्टों के लिए, सामान लाने वाला शिप भी आया था, बनारस पहुंचा था। तो हल्दिया बनारस के बीच वाटरवे भी चालू है। मतलब यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नेटवर्क देश का 55% होने वाला है। रेलवे नेटवर्क काफी बड़ा है इनके पास, मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच पहली रैपिड रेल यूपी में चली, पहला वाटरवे हल्दिया बनारस को जोड़ रहा है जो गंगा रिवर में, ये यहाँ पर। उसके अलावा एयरपोर्ट के नंबर भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट अभी बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, तो जेवर एयरपोर्ट। नंबर ऑफ एयरपोर्ट यूपी में 16 तक संख्या पहुंच गई, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट की संख्या यूपी में 16 पहुंच गई, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4। जेवर एयरपोर्ट अभी कंप्लीट होने वाला है, मई से फ्लाइट वहां स्टार्ट होने वाली है। तो योगी गवर्नमेंट का जो टेन्योर रहा है, एक तो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ, ये डाटा देख के हमें पता लग रहा है। दूसरा मिशन शक्ति, मिशन शक्ति से पर्पस है वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। जैसे हमने अभी पीछे कन्या सुमंगला योजना की बात की थी, पीछे पिछली क्लासेस में यूपी स्टेट जो हमने पढ़ा था, कन्या सुमंगला योजना बताई थी मैंने वहां पर। तो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफी काम हुए। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर आपने सुना था कि यूपी में बना था रोमियो स्क्वाड, रोमियो स्क्वाड बने थे जो ईव टीजिंग वगैरह की घटनाएं होती हैं उन सबको रोकने के लिए। तो एक तो लॉन्च ऑफ मिशन शक्ति, अक्टूबर 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी, जिसका पर्पस वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस इस पर था। तो कई सारे काम महिला सुरक्षा को लेकर भी हुए हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी हुए हैं। तो हैरेसमेंट वगैरह के मामलों को रोकने के लिए मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और महिला सुरक्षा के लिए। एक है कन्या सुमंगला योजना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनके एजुकेशन और ओवरऑल ग्रोथ के लिए। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी हेल्पलाइन 112, 181, ये सब सुविधाएं भी शुरू की गई महिला सुरक्षा के लिए, या कोई परेशानी है अगर उनको, तो ये सब सर्विसेज भी स्टेट गवर्नमेंट की हैं। इसके अलावा किसानों के लिए कई योजनाएं चली इनके समय में, जैसे इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रोग्राम योगी गवर्नमेंट का क्या रहा है, इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इन ए मेजर प्रो फार्मर मूव, द योगी गवर्नमेंट अनाउंस 100% वेवर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, 100% वेवर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 100% छूट प्राइवेट ट्यूबवेल अगर है तो भी 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ। यूपीपीसीएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है डिसीजन, यूपीपीसीएल के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। कई सारे फार्मर को इसका फायदा मिलेगा, जैसे कि 4 लाख प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, इनके लिए भी छूट मिलेगी। 3000 से ज्यादा रूरल फीडर, सेपरेशन, एडिशनली रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे वो भी हटा दिए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे वो भी हटा दिए गए हैं। मतलब इरिगेशन के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा, वेवर देना, छूट देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलना, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, ये भी प्रोग्राम योगी गवर्नमेंट का। इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये प्रोग्राम भी। और क्या योजनाएं हैं, स्टेट एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी 2022 से योजना चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉय हैं और पेंशनर हैं उनके लिए 2022 से योजना, ये फ्री मेडिकल फैसिलिटी वाली। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी स्टेट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं और उनके फैमिली, उनके डिपेंडेंट, स्टेट हेल्थ कार्ड उनको दिए गए, उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी स्टेट एम्प्लॉय, पेंशनर और उन पर डिपेंडेंट जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनके लिए। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की एम्प्लॉयज वगैरह के लिए, और स्टेट हेल्थ कार्ड वगैरह जारी किए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए, अफोर्डेबिलिटी, ट्रीटमेंट वगैरह जो है, जो भी गवर्नमेंट के पैनल के हॉस्पिटल है वहां इलाज हो सकता है।
पेपर लीक और ये चीटिंग विटिंग के जो मामले होते हैं उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए 2024 में। पेपर लीक और चीटिंग जो होती है एग्जाम में उसके लिए भी कुछ लॉ बनाए गए हैं 2024 में, जिसमें 3 से 5 साल की पनिशमेंट, 3 से 5 साल की जेल इंडिविजुअल अगर पकड़ा जाता है चीटिंग करता हुआ, और ऑर्गेनाइज पेपर लीक ऑपरेशन में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके लिए 5 से 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए पेनल्टी है। चीटिंग करता हुआ और चीटिंग कराने वाला दोनों के लिए नियम बना है। जो चीटिंग करेगा और चीटिंग कराएगा दोनों के लिए नियम है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए योगी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, 3 से 5 साल की जेल इंडिविजुअल जो चीटिंग करता पकड़ा गया, इंडिविजुअल जो चीटिंग करता पकड़ा गया उसके लिए 3 से 5 साल जेल, और जो पेपर लीक करा रहे हैं, जो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं उनके लिए 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए पेनल्टी। यूपी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक डेडिकेटेड स्टेट की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बना दी गई है। सेंटर की तो है ही, सेंटर की तो हम पढ़ा ही चुके हैं, IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो सेंटर की है। स्टेट ने अपनी भी एक वाटरवे अथॉरिटी बनाई है। द योगी गवर्नमेंट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ यूपी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है ही, नोएडा हेडक्वार्टर बताया था, ये यूपी गवर्नमेंट ने अपना खुद का बनाया है। यूपी गवर्नमेंट ने ये खुद का अप्रूवल दिया है। In a forward-looking move, the Yogi government approved the formation of the UP Inland Waterway Authority to promote cost-effective and eco-friendly transport. Cost-effective and eco-friendly transport. और 2025 में इसके रूल्स वगैरह कुछ नोटिफाई किए हैं सरकार ने। 111 नेशनल वाटरवे में 11 यूपी से रिलेटेड हैं। गंगा, यमुना, ये सब मेजर रिवर्स हैं यहाँ पर। तो यूपी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी स्टेट से रिलेटेड जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके काम करेंगी, उसके रूल रेगुलेशन बनाना, स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी। और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा, इनलैंड रिवर ट्रांसपोर्टेशन, उतना ज्यादा बर्डन बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कम पड़ेगा, उतना बर्डन बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कम पड़ेगा। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के एरिया एनसीआर है, वैसे ही यूपी ने, योगी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया लखनऊ और आसपास के 6 जिले मिलाकर एससीआर बनाया जाए, स्टेट कैपिटल रीजन। विपिन कुमार की एक क्वेरी है, कह रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूं, आईपीआर की पीडीएफ इनको नहीं मिली। अब यही बीच बीच में क्लास इंटरप्ट करते हैं बिना मतलब के। ये आपका फोल्डर है यूपी पीएससी यही वाला। अब मैं यहाँ पे चेक करके बताऊं कि आईपीआर की पीडीएफ कहाँ पड़ी है। एक ही फोल्डर में पीडीएफ नहीं मिल रही है आपको। अब क्लास छोड़ के पहले पीडीएफ ढूंढ के बताऊं मैं। देखो यहाँ पर, ये अपने फोल्डर में गए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में गए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ये ना आईपीआर का टॉपिक, ये आईपीआर का टॉपिक है। आईपीआर के अंदर 30 पेज की पीडीएफ पड़ी है। वही पीडीएफ और कौन सी, ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शुरू में पीडीएफ नहीं है तो क्या पढ़ा है ये, आईपी वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज क्लास पीडीएफ। क्या नहीं मिला इसमें, क्या नहीं मिला विपिन कुमार? सबसे ऊपर पीडीएफ पड़ी है 30 पेज की, यही पीडीएफ करनी है। और जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में कुछ सेक्शन वगैरह बता रखे हैं उसके लिए पूरी पूरी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा लॉ है वो। ये 30 पेज की पीडीएफ और क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं लाइन से। कुछ अपडेशन जनवरी में कराया है वो भी अवेलेबल है। अब क्लास छोड़ के मैं एक एक बच्चे को फोल्डर में पीडीएफ ढूंढ के बताऊं, फिर कहते हो कंपटीशन की तैयारी चल रही है। देखो अगला पॉइंट, वही पीडीएफ है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं सर हैंड रिटन नहीं है। अरे जब मैंने पीडीएफ बना के दिया हुआ है तो उसको हाथ से लिख के दूं। अब ये पीडीएफ मैंने बना के दी है तो कुछ लोग कहेंगे सर हैंड रिटन, अब इसको हाथ से लिख के दोबारा बनाया जाए। कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हो कुछ लोग। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन, तो जैसे एनसीआर बना हुआ है उसी से आइडिया लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या बना, अप्रूवल दिया एससीआर बनाने का। अब यहाँ पे सवाल ये पूछेगा एससीआर में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं। यहाँ क्वेश्चन यही है, एससीआर जो बन रहा है लखनऊ के आसपास का जो एरिया, उसमें कितने जिले शामिल हैं। तो जिले कौन कौन से आएंगे, देखो लखनऊ, हरदोई 2 हो गए,
सीतापुर, उन्नाव 4 हो गए, रायबरेली, बाराबंकी, ये 6 जिले, टोटल 27,826 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसको SCR में डिक्लेयर किया है। गवर्नर ने अप्रूवल भी दे दिया है, गवर्नर का भी अप्रूवल आ गया है इस पर। तो स्टेट कैपिटल रीजन NCR वाले कंसेप्ट से ही एक कंसेप्ट निकाला इन्होंने, SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें यूपी के 6 जिले मिलाकर SCR, जैसे NCR है तो दिल्ली और आसपास का एरिया NCR में आ जाता है, उस तरह से यूपी में SCR बना रहे हैं। तो NCR से ही आइडिया लेते हुए योगी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया SCR बनाने का। SCR में 27,826 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहे हैं, जिसमें यूपी के 6 जिले शामिल होंगे, लखनऊ और इसके आसपास का एरिया। 6 जिले होंगे, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इतना एरिया। 2011 की जनगणना, क्यों ये एरिया SCR में शामिल किया गया? 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 6 जिलों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन 23 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 6 जिले की पॉपुलेशन, केवल 6 जिले मिला दिए जाएं तो लगभग 23 लाख आबादी इन 6 जिलों में रहती है। 2011 के डाटा के हिसाब से लखनऊ की पॉपुलेशन डेंसिटी 1816 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो लखनऊ में पर स्क्वायर किलोमीटर 1816 लोग, जो यूपी का जो एवरेज था 829 का, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 829, लखनऊ की अकेले की 1816, मतलब यूपी स्टेट के डाटा से डबल। मतलब यहाँ पे क्राउड कितना है? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब यूपी में हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 829। लखनऊ में अकेले 1816, लगभग इस नंबर का डबल। लखनऊ की पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद और बनारस के बाद सबसे ज्यादा, थर्ड नंबर पे रहा। 2011 का सेंसस अगर देखा जाए, 2011 की जनगणना के हिसाब से गाजियाबाद और बनारस के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी लखनऊ, तीसरे नंबर पे। गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 जनगणना 3971 थी, बनारस की 2395 थी और लखनऊ अकेले 1816, थर्ड नंबर पे था। तो लखनऊ के जिले, अगर यूपी के जिले देखे जाएं पॉपुलेशन डेंसिटी जिले के हिसाब से, तो गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, लखनऊ थर्ड पर। पॉपुलेशन डेंसिटी में लखनऊ तीसरे नंबर पे। और योगी गवर्नमेंट के समय में क्या बड़ा काम हुआ है? जैसे नोएडा है, नोएडा लगभग 1976 में बसा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही मतलब है नोएडा का। फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लो, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा की ये फुल फॉर्म थी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1976 में बना, 47 ईयर हो गए और कोई इंडस्ट्रियल सिटी इतने साल में डेवलप नहीं हुई। नोएडा को बने 47 ईयर हो गए और स्टेट में कोई दूसरा इंडस्ट्रियल सिटी इतने साल में डेवलप नहीं हुआ। अब योगी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, बनाएंगे बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बुंदेलखंड के अपने ही चैलेंजेस हैं, गरीबी काफी है और पानी की समस्या भी है वहां पर, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट एरिया, पर वहां पे काफी एरिया पानी की बड़ी क्राइसिस है, दिक्कत है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, रोजगार बहुत नहीं है, माइग्रेशन भी बहुत होता है। तो बुंदेलखंड एरिया के डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा। नोएडा के बनने के 47 ईयर के बाद यूपी में कोई और इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप किया जा रहा है, बीडा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का, जिसमें झांसी जिले के 33 गांवों को शामिल किया जाएगा। बीडा जो बन रहा है उसमें झांसी जिले के 33 गांव शामिल किए जा रहे हैं, उनको मिलाकर वहां पर डेवलप किया जाएगा। तो नोएडा के मॉडल पर ही बीडा को डेवलप किया जाएगा, झांसी जिले के 33 गांव को मिलाकर, और रोजगार वगैरह जनरेट होगा वहां पर, इंडस्ट्रीज लगेंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, रोजगार वगैरह लगेंगे, यही पर्पस है, इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा। तो ये कुछ समराइज में मैंने बताया योगी गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बड़े काम जो किए हैं।
अब इसके आगे के टॉपिक, उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा यूथ एम्पावरमेंट ड्राइव चलाया। हाल फिलहाल में क्या क्वेश्चन बने? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यूथ एम्पावरमेंट ड्राइव अभी हाल ही में चलाया, जनवरी 2025 में यूपी दिवस के दिन। सवाल क्या है, यूपी दिवस किस दिन मनाते हैं? 24 जनवरी। ये भी क्वेश्चन है। यूपी दिवस 24 जनवरी के दिन, जनवरी 2025 में ही सीएम योगी ने लोन डॉक्यूमेंट 25,000 बेनिफिशियरी इस योजना के तहत उनको दिए हैं। एक योजना पिछले साल गवर्नमेंट ने शुरू की थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। लास्ट ईयर ये योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। यूथ को बिजनेस वगैरह के लिए इनकरेज करना कि अगर एक यूथ कोई बिजनेस शुरू करता है तो कई लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। कि सबको रोजगार चाहिए तो जॉब चाहिए, तो जब बिजनेस लगेंगे तभी तो जॉब आएगी। तो एक तरह से इनकरेज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ आए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, बिजनेस सेटअप करें, उसी को ध्यान में रखते हुए तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास मतलब यूथ जो है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने में ध्यान दे, उसके लिए सरकार के द्वारा कम ब्याज पे लोन वगैरह मिलेगा। 25,000 लोगों को अभी डॉक्यूमेंट वितरण किया इन्होंने, योगी जी ने। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान, ये पिछले साल की योजना, एक साल बाद यूपी दिवस के मौके पर 24 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री ने 25,000 बेनिफिशियरी को डॉक्यूमेंट वगैरह हैंड ओवर किए हैं, लोन डॉक्यूमेंट वगैरह बांटे हैं। लगभग योजना को एक साल हुआ। तो इन ए लैंडमार्क इनिशिएटिव इकोनॉमिकली यूथ लोगों को एम्पावर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट की योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान पिछले साल शुरू हुआ। लगभग एक साल के बाद यूपी दिवस के मौके पर जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है यूपी दिवस कब होता है। 25,000 लोगों को लोन डॉक्यूमेंट सीएम योगी ने हैंड ओवर किए, अभी इसी साल चर्चा में रहा ये। अब ये योजना का पर्पस क्या है? देखो, ये जो योजना है नेशन का सबसे बड़ा यूथ एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है। ये देश का सबसे बड़ा यूथ एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है जो ये योजना। इसका उद्देश्य है 1 लाख जॉब हर साल क्रिएट करना, 1 लाख जॉब एनुअली क्रिएट करना, बेनिफिटिंग 10 लाख यंग इंडिविजुअल ओवर नेक्स्ट डिकेड। एक दशक में लगभग 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचाना। तो एनुअली 1 लाख जॉब क्रिएट करना और नेक्स्ट डिकेड एक दशक में लगभग 10 लाख यंग इंडिविजुअल को बेनिफिट करना। इंटरेस्ट फ्री गारंटी फ्री लोन इसमें दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री गारंटी फ्री लोन दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस सेटलमेंट के लिए, मतलब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिससे राज्य का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसका मुख्य फीचर क्या? इंटरेस्ट फ्री और गारंटी फ्री लोन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को। बिजनेस सेटअप होंगे तो राज्य की इकोनॉमी ग्रो करेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि यूपी में जो यूथ है वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एस्टेब्लिश हो। तो इसी गोल को देखते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान की शुरुआत पिछले साल की गई थी। 25,000 बेनिफिशियरी इनिशियल फेज में लोन दिए गए हैं। कौन लोग इसका हिस्सा हो सकते हैं? यंग पर्सन 21 से 40 साल एज, 21 से 40 साल एज ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिमम क्लास 8 होना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ काम धाम जो वो शुरू करेगा कोई स्किल उसके पास होनी चाहिए उस फील्ड में। ये पोर्टल है, इसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम क्लास 8 पढ़ा होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल उसको आती हो। भाई बिजनेस सेटअप करेगा तो कोई स्किल उसको है कि नहीं, तो ये पोर्टल के द्वारा वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? कंट्री का सबसे बड़ा यूथ एम्प्लॉयमेंट ड्राइव प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान, ये योजना है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या? 21 से 40 साल के लोग इसमें लोन ले सकते हैं, क्लास 8 कम से कम पढ़ा हो और स्किल कुछ ना कुछ हो उसमें। बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा कोई स्किल उसमें होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूपी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है एक प्रोग्राम के लिए, यूपी एग्राइज। अभी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं यूपी में, यूपी एग्राइज के नाम से वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी है।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग दी है। अब क्वेश्चन क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड एक प्रोग्राम है यूपी एग्राइज के नाम से। क्या मतलब है इसका, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इनकम सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। मतलब नाम से समझ आ रहा है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना, रूरल इनकम को बढ़ाना, रूरल इनकम को स्ट्रेंथन करना, मतलब खेती और ग्रामीण क्षेत्र में जो इकोनॉमी है वो कैसे बढ़े, लोगों की इनकम कैसे बढ़े। तो यूपी एग्राइज प्रोग्राम का पर्पस है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कैसे हो और रूरल इनकम, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की इनकम कैसे स्ट्रेंथन होगी, कैसे बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। 28 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ, अभी लेटेस्ट है, 28 दिसंबर 2024 की योजना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड यूपी एग्राइज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 28 दिसंबर 2024 को। क्या इसमें पूरा उत्तर प्रदेश शामिल है? नहीं, इसमें ईस्टर्न यूपी के 21 डिस्ट्रिक्ट और बुंदेलखंड एरिया के 7 जिले इसमें लिए गए हैं। ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले इसमें जोड़े गए हैं। क्लियर है? तो यूपी एग्राइज योजना जो पिछड़े इलाके हैं ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड, 21 जिले ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के 7 जिले इस योजना में लिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक किसको कहते हैं? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के खुद के अंदर 2 संस्थाओं को मिला के वर्ल्ड बैंक कहते हो। अब वर्ल्ड बैंक का मतलब है इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर कहेगा, जीके एंड करंट अफेयर में मैंने वर्ल्ड बैंक पूरा पढ़ाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक लोन किसको देता है, कौन कौन संस्थाएं काम करती हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब क्या है और वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है। अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक कहा जाए तो 2 संस्थाओं को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहते हैं, एक का नाम है IBRD और एक का नाम है IDA। ये 2 संस्थाओं को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अब इसमें से जो IBRD है उन्होंने फंडिंग की है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग की गई है। तो वर्ल्ड बैंक की जो ये वाली एजेंसी IBRD उन्होंने फंडिंग किया है इस प्रोग्राम को। तो ये जो योजना है ये शुरू हुई IBRD, इन्होंने 2800 करोड़ रुपए इसमें लोन दिया है। 2800 करोड़ रुपए का यूपी एग्राइज प्रोग्राम के लिए IBRD ने लोन दिया है, जो वर्ल्ड बैंक की ही एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। लगभग 30% बाकी का जो है 1200 करोड़ वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। 2800 करोड़ दे रहा है IBRD और 1200 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट। यूपी एग्राइज जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2800 करोड़ और बाकी 30% लगभग स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। यूपी कैबिनेट का अप्रूवल वगैरह इसको सब मिल चुका है। तो इसमें क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, कह तो दिया आपने, एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, रूरल इनकम को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, किन चीजों पर फोकस करेंगे? फोकस होगा क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसी जमीन पर जो प्रोडक्शन हो रहा है कैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उतनी ही जमीन की उपज कैसे बढ़ेगी, उतनी ही जमीन पर जो प्रोडक्टिविटी है कैसे बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, इरिगेशन अच्छा मिलना पड़ेगा। ठीक, तो ये इनिशिएटिव जो यूपी एग्राइज योजना है इसके की एरिया क्या है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इनहेंस इनकम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान जो है उनकी इनकम को बढ़ाने पे जोर देना। लो एग्रीकल्चरल आउटपुट किस कारण से है, कम खेती क्यों हो पा रही है, क्या रीजन है, उनको पहचानना। एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, किसान जो चीजें पैदा कर रहे हैं एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कतें आ रही, सही मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा। फिर इस बात पे जोर देना कि क्लाइमेट, जहां का जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग करना, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जगहों पर जमीन में नमी कम हो गई है, तो ऐसी क्रॉप क्यों लगा रहे हो जो 50 साल पहले लगाते थे, क्या पता वहां प्रोडक्शन अब ना मिले। तो बदलते हुए क्लाइमेट के साथ जो बदलाव आए हैं, किसानों को अवेयर करना, जागरूक करना कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ जो खेती की जरूरत है वो किया जाए। क्लियर है? लोकल लेवल पे जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा मार्केट में, तब किसान जो चीजें उगा रहा है उसको सही मूल्य भी मिलना चाहिए, मार्केट तक चीजें पहुंचे। और भी इनिशिएटिव इसमें, क्रॉप को काटने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसको रखें कैसे, खराब होने से कैसे बचाएं, स्टोरेज प्रॉपर मिलना चाहिए, मछली उत्पादन कैसे बढ़े। तो एक कंप्रहेंसिव सा प्रोग्राम है जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की जो इनकम है कैसे बढ़ेगी। यूपी एग्राइज इसका नाम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है।
ठीक है, प्रॉपर लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन समझ आ गया। यूपी एग्राइज की फुल फॉर्म क्या है और क्या क्या उसका की पॉइंट्स हैं, और फंडिंग किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सीएम योगी इंडिया का पहला, खाली यूपी का नहीं देखो, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर लगा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कहां पर लगा है, जगह बताइए, कहां पर लगा, जगह बताइए, बस यही क्वेश्चन है। तो सीएम योगी ने इनॉग्रेशन किया है देश का पहला, यूपी का पहला नहीं, देश का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहां पर, लखीमपुर जिले में, जगह है कुंभी। यही सीधा सीधा क्वेश्चन है एग्जाम का, सिंगल लाइनर है ये, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां लगा रहे हैं, लखीमपुर जिला कुंभी। तो जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बड़ी समस्या है। बायोपॉलीमर क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा, नेचुरली डिग्रेड हो जाएगा। प्लास्टिक डिग्रेड होने में 400 साल लेता है, तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, एनवायरनमेंट पे बड़ा नुकसान करता है। और प्लास्टिक जमीन में जो इकट्ठा हो जाता है, तो बारिश का पानी उस प्लास्टिक पे रुक जाता है, उसको पार करके ग्राउंड वाटर तक नहीं जा पाता। जो एनिमल है वो प्लास्टिक खा लेते हैं, डेथ होती है। एक्वेटिक लाइफ जो है उनके लिए खतरनाक है। तो प्लास्टिक से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं दुनिया में कि प्लास्टिक को फेज आउट कैसे किया जाए, प्लास्टिक के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, जैसे जूट का इस्तेमाल, बायोपॉलीमर का इस्तेमाल। तो बायोपॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा, प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए काम आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लखीमपुर के कुंभी में इनॉग्रेशन किया गया, ये देश का पहला है, यूपी में लगा है और देश का पहला है। तो ये यूनिट सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव बायोपॉलीमर यहां बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंटीग्रेटेड पॉलीमर प्लांट किस कंपनी का है, बलरामपुर चीनी मिल। सबसे बड़ी जो शुगर इंडस्ट्री है यूपी में, बलरामपुर, उनका है ये, इसी कंपनी का लगाया हुआ है। तो बलरामपुर चीनी मिल स्टेट की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री, यही इसको ओन कर रहे हैं, इन्हीं का है ये। बलरामपुर चीनी मिल स्टेट की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री, इन्हीं का है ये जो प्लांट लगाया गया है। तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन वगैरह भी कम होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा। बायोपॉलीमर होता क्या है, एक लाइन मैंने लिख दी है यहाँ पर एक्स्ट्रा। बायोपॉलीमर एक तो नेचुरली ब्रेक हो जाता है, नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, प्लास्टिक नहीं हो पाता। तो बायोपॉलीमर एक बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल पॉलीमर होता है, इको फ्रेंडली होता है। इसको हम पैकेजिंग में, बायोमेडिकल में, प्लास्टिक का जहां इस्तेमाल होता है वहां यूज कर सकते हैं, फूड सर्विस वेयर में, टेक्सटाइल में, कई सारी इंडस्ट्रीज में इनमें हम यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की से फाइट करने में भी ये इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिक वगैरह जहां बन रहे हैं, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है, बायोपॉलीमर ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी लाएगा। बायोपॉलीमर को हम इस नाम से भी जानते हैं, पीएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड। बायोपॉलीमर तो हम इन जनरल बोलते हैं, इसका जो केमिकल नेम बेसिकली ये होता है, पीएलए। बायोपॉलीमर का जो केमिकल नेम होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। बायोपॉलीमर तो इन जनरल बोला जाता है, पॉलीलैक्टिक एसिड केमिकल नेम। इनको बनाया जाता है कैसे, इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, सुगर, कॉर्न, टेपियोका, इन सब का इन सब से तैयार किए जाते हैं बायोपॉलीमर। ये प्राकृतिक चीज है, सुगर, कॉर्न, टेपियोका, इनसे बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल ये यूज होता है। तो ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। तो कप है, प्लेट है, कटलरी है, स्ट्रॉ है, ये सब चीजें बनाने में बायोपॉलीमर का इस्तेमाल हो सकता है। प्लास्टिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। 2880 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है ये, 2880 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है बलरामपुर चीनी मिल के अंदर। और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए यूरोपियन कंपनी से टाई अप हुआ है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए उसके लिए यूरोपियन कंपनी है, उनसे टाई अप किया गया है। और इसकी कैपेसिटी 80,000 टन प्रोडक्शन होगा 26 तक, 2026 तक टारगेट है, 80,000 टन बायोपॉलीमर बनाया जाएगा। इसका जो टारगेट है दिसंबर 2026 तक इसकी क्षमता 80,000 टन तक अचीव करेंगे। इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर, हेडिंग ही क्वेश्चन है, वहां पर भी क्वेश्चन सीधे हेडिंग था,
इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कुंभी लखीमपुर, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, पूरी कहानी याद रहे या ना रहे, सवाल वही है। देश का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कुंभी लखीमपुर। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर, ये कहां पर इनॉग्रेशन, ग्रेटर नोएडा। हालांकि ये क्वेश्चन 2-3 साल पुराना हो गया है, पर आ सकता है एग्जाम में। 2-3 साल पुराना क्वेश्चन भी स्टेट वाले पिक कर लेते हैं, और इंडिया का पहला है ये, इसलिए भी इंडिया का पहला इसलिए, पर ये अभी 24-25 का नहीं है, ये नवंबर 22 का है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेशन किया नॉर्थ इंडिया का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला, इंडिया का पहला नहीं, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत का पहला है। कहां पर स्टार्ट किया, ग्रेटर नोएडा। इसका जो नाम है योटा D1, ये क्वेश्चन है। अब सवाल क्या है, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेशन किया गया, उसका नाम बताइए। ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेशन किया गया, नाम बताना है, नाम है योटा D1, योटा D1। तो नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर नाम योटा D1, कहां इनॉग्रेशन, ग्रेटर नोएडा। बस यही सवाल है, बाकी कितनी लागत से बना है, कौन बना रहा है, वो सब एग्जाम के मतलब का नहीं। एग्जाम के मतलब का तो यही है, नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में, नाम उसका योटा D1, बस इतना। और डिटेल में पढ़ना चाहें तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम का सिर्फ इतना है। 5,000 करोड़ की लागत से 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में तैयार किया जा रहा है। हीरानंदानी ग्रुप के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट साइन हुआ है दोनों के बीच। इसके बेनिफिट वगैरह क्या क्या होंगे, डिजिटल इंडिया को फायदा मिलेगा इससे। तो डाटा सेंटर देखो, जो देश की डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी, डाटा स्टोरेज के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहते थे पहले, डाटा स्टोर के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी रहती थी। अब अपने डाटा सेंटर इंडिया कई सारे बना ही रहा है। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कंट्री की 1.5 बिलियन मोबाइल फोन है, 650 मिलियन इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया यूजिंग 20% ऑफ डाटा। पूरी दुनिया का 20% अकेले इंडिया यूज कर रहा है, पूरी दुनिया का 20% अकेले इंडिया यूज कर रहा है। तो डाटा सेंटर यहाँ पर अपने होने चाहिए। विदेश में डाटा सेंटर होंगे तो डाटा लीकेज की समस्या हमेशा रहेगी, डाटा चोरी की समस्या रहेगी। तो यूपी गवर्नमेंट पहले जो कैपेसिटी थी 400 मेगावाट, अभी यूपी गवर्नमेंट ने 250 मेगावाट और ऐड किया है। 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 2026 तक कैपेसिटी 250 मेगावाट और ऐड किया। 20 एकड़ क्षेत्र में हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बन रहा है। 6 डाटा सेंटर इसमें बन रहे हैं। 7 मंजिला योटा D1, 7 मंजिल बनाई जा रही है, 7 स्टोरी योटा D1। ये इस पूरे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जा रहा है। योटा D1 फीचर इंटरनेट, मतलब डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। डिजिटल इंडिया के लिए भी, साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्लाउड सर्विस के लिए कई सारी फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएंगी, कई सारी फैसिलिटी, हमारा डाटा हैंडलिंग वगैरह यहाँ से होगा। इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा पॉड टैक्सी, इसकी शुरुआत कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी वाला जो रूट है वहां पर यूपी में स्टार्ट हो रहा है ये। तो इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है पॉड टैक्सी अकेले इंडिया शुरू करने जा रहा है, पॉड टैक्सी और भी जगहों पर चलती है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो दुनिया में और भी देशों में पॉड टैक्सी चलती है। पर इंडिया में पहला सिटी और दुनिया का सबसे बड़ा रूट, इंडिया का पहला और दुनिया में सबसे बड़ा पॉड टैक्सी का रूट बनने जा रहा है। 14 किलोमीटर का एरिया है जेवर से फिल्म सिटी रूट। ये रहा, ये कनेक्ट करेगा जेवर से फिल्म सिटी नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जगह का नाम जेवर है जहां पर ये बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जगह का नाम जेवर है, जेवर एयरपोर्ट भी कह देते हैं। तो जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को कनेक्ट करेगा ये पॉड टैक्सी सर्विस। अब इसको पढ़ो क्या है। तो पॉड टैक्सी सर्विस को लेकर अप्रूवल दे दिया है सरकार ने। 14.1 किलोमीटर लंबा रूट पॉड टैक्सी जहां पर चलेगी, ये इतना लंबा रूट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉड टैक्सी का रूट है। पॉड टैक्सी चलती हैं जो, उसका सबसे बड़ा रूट है। 14.1 किलोमीटर जेवर से फिल्म सिटी नोएडा कनेक्ट होगा और देश में ऐसी पहली सर्विस शुरू होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मई में स्टार्ट होना है ये, डेडलाइन थोड़ा मिस हो गया इसका, अब ये मई में शुरू होगा।
तो जो एयरपोर्ट भी बन रहा है वो भी एशिया में सबसे बड़ा बन रहा है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। जेवर एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, अब जेवर एयरपोर्ट से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। पोर्ट टैक्सी नहीं जानते? पोर्ट टैक्सी, ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस कुछ इस तरह का। 6 लोग बैठ सकते हैं एक टैक्सी में, लगभग 6 लोग आएंगे। ये है पोर्ट टैक्सी, ऐसा इस तरह की टैक्सी चलेगी। ट्रेन की तरह नहीं है, इस तरह का कार टाइप का। साउथ कोरिया, जापान वगैरह में ऑलरेडी चलता है ये। देखो, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। जेवर एयरपोर्ट मई में जो ऑपरेशनल हो जाएगा, एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी देने की जब बात है तो कई तरह की कनेक्टिविटी यहाँ दी जाएगी, जिसमें पोर्ट टैक्सी भी चलेगी। जेवर एयरपोर्ट को अलग अलग जगहों से जोड़ने के लिए कई तरह की कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें पोर्ट टैक्सी भी शामिल है। 14.1 किलोमीटर का रूट जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी नोएडा में इसको जोड़ेंगे। 810 करोड़ लगभग इसमें लागत आएगी, 810 करोड़ लागत आएगी इसको बनाने में। ये टैक्सी 4 से 6 लोगों को, एक टैक्सी में 4 से 6 लोग आ सकते हैं, इतनी क्षमता होगी। इको फ्रेंडली है क्योंकि इसको चलाने के लिए जो फ्यूल है या तो हाइड्रोजन इंजन पे चलती है या तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। पोर्ट टैक्सी चलाने के लिए जो फ्यूल या तो हाइड्रोजन फ्यूल यूज होगा या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ये कुछ देशों में ऑलरेडी पोर्ट टैक्सी चलती है, जापान में, उसके अलावा साउथ कोरिया में, यूके में, कुछ देशों में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। कुछ देशों में पोर्ट टैक्सी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जापान, साउथ कोरिया, यूके। तो 810 करोड़ की लागत से बनेगी, 4 से 6 लोग क्षमता रहेगी इसमें। 14.1 किलोमीटर रूट पे चलेगी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। और ये इंडिया में पहला ऐसा सिटी है जहां ये चलने जा रही है। और ये 14.1 किलोमीटर का रूट दुनिया का सबसे लंबा रूट है पोर्ट टैक्सी जहां चलेगी, क्योंकि यूके, जापान और साउथ कोरिया में पोर्ट टैक्सी चलती तो है पर उनका रूट 14 किलोमीटर लंबा नहीं है। AI सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, देश का पहला, ये कहां बन रहा है? लखनऊ में। देश का पहला AI सिटी यूपी बना रहा है लखनऊ में। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, AI सिटी। तो यूपी पहला AI सिटी देश का लखनऊ में यहां बन रहा है। यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, टेक्निकल हब, लखनऊ को एक टेक्निकल हब की तरह एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट। योगी गवर्नमेंट लखनऊ को एक टेक्निकल हब की तरह ग्रो करना चाह रहे हैं। जैसे पुणे है, बेंगलोर है, तो सबको जॉब के लिए वहीं जाना है। तो वो ये कह रहे हैं कि लखनऊ अगर टेक्नोलॉजी हब के रूप में ग्रो हो जाए तो यूपी के लिए रोजगार और इकोनॉमी को ग्रो करना, इन्वेस्टमेंट लाना, ये सब आसान हो जाएगा। अब जैसे बॉलीवुड के लिए मुंबई है मूवी के लिए, तो उस तरह से नोएडा में फिल्म सिटी बन जाए। तो कई सारी चीजें देश में अलग अलग जगह जो पॉपुलर हैं, कहीं ना कहीं यूपी में शुरू कर दिया जाए। फिल्में बनती है मुंबई में तो उसको फिल्म सिटी नोएडा में भी शुरू कर दें। टेक्नोलॉजी के लिए पुणे, बेंगलोर लोग भागते हैं, लखनऊ को डेवलप कर दिया जाए। इस तरह से कई सारे प्रोग्राम। नोएडा इंडस्ट्रियल से उसके फेमस है, एक झांसी के 33 गांव लेके बना दिया जाए इंडस्ट्रियल सिटी। तो स्टेट को ग्रो करने के लिए, रोजगार जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई सारे अलग अलग प्रोग्राम, उसमें एक AI सिटी का भी है, टेक्नोलॉजिकल सिटी एक तरह से बनाना। तो ये इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉब बढ़ेगी
एआई की फील्ड में डेवलपमेंट होगा तो लगभग 100 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया, 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब आएंगी, एआई के क्षेत्र में एडवांसमेंट होगा, 100 करोड़ का लगभग बजट यहाँ पर दिया गया। तो एआई इनोवेशन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में लखनऊ के अंदर काम होगा। लखनऊ को सेंटर बना रहे हैं, एआई इनोवेशन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे और फ्यूचर को देखते हुए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। तो एआई के फील्ड में इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए लखनऊ में एआई सेंटर बन रहा है। किसका सपोर्ट से बन रहा है? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, यूपी ईसीएल, इनके सपोर्ट से बन रहा है। ये कहां पर बन रहा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास, नादरगंज एरिया। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसके पास में नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया लखनऊ। तो टेक कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे या इनोवेशन के लिए लखनऊ को डेवलप कर रहे हैं तो टेक कंपनीज भी यहाँ पर आएंगी, लोकल बिजनेस का सपोर्ट मिलेगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा लखनऊ के आसपास, रोजगार भी बढ़ेगा, बाहर के इन्वेस्टर भी आएंगे, कंपनीज भी आएंगी, उनके जो डेलीगेट्स वो भी आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे। तो कंपनी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनोवेशन, ये सारा काम यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब एक सेंटर बन जाएगा जिससे फ्यूचर में रोजगार, बिजनेस, उसके अलावा स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट, ये सब फायदे होंगे। एआई सिटी बनने के की फीचर्स, क्या क्या चीजें इसमें बनाई जा रही हैं? डाटा सेंटर बनाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स बनाई जाएंगी, ऑफिस और कमर्शियल स्पेस बनाया जाएगा, रिसर्चर को रहने के लिए जगह वो सब भी डेवलप की जाएगी। तो एआई सिटी के अंदर क्या क्या बनेगा? डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स बनाई जाएंगी, ऑफिस एंड कमर्शियल स्पेस तैयार किया जाएगा एआई सिटी के अंदर, और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, जो रिसर्चर वगैरह हैं रहने के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, रहने के लिए ये सब फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। अब आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट भी कह रहे हैं, एक तो ये किस कैटेगरी का है? ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है? ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों का मतलब मैंने बताया था। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से डेवलप कर रहे हो, पहली ईंट भी आपको रखनी पड़ी है, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से डेवलप हुआ हो। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा, जेवर एयरपोर्ट किस तरह के प्रोजेक्ट में है? ग्रीन फील्ड है कि ब्राउन फील्ड है? ऐसा क्वेश्चन। ये ग्रीन फील्ड है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है और यहाँ का भी क्वेश्चन है। ग्रीन फील्ड, एक क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड का मतलब होता है स्क्रैच लेवल से डेवलपमेंट। पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर लिख दे रहा हूं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो है जहां आप स्क्रैच लेवल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच लेवल। पहली ईंट रखने से लेके सारा काम आपको करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। कुछ स्ट्रक्चर पहले से होता, उसको अपग्रेड कर रहे होते तो उसको ब्राउन फील्ड कहते। मान लो कहीं पे पुल बनना है, पुल बना हुआ था, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उस पर और काम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम हो रखा था, कुछ आपको करना है, उसे ब्राउन फील्ड कहते हैं। और जहां पर कुछ नहीं है, स्क्रैच लेवल से आपको बनाना है, ग्रीन फील्ड कहते हैं। अब इसको पढ़ो। इसको स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है, जो कंपनी इसको बना रही है स्विट्जरलैंड की कंपनी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जेवर में जो बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर जिला पड़ता है। ये दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, वेस्टर्न यूपी से कनेक्टिविटी को बढ़िया कर देगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA, इसमें स्विस कंपनी का भी एक्सपर्टीज, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्विस कंपनी के अंडर में चल रहा है काम, और इंडियन कंपनीज भी इन्वॉल्व है। स्विस एक्सपर्टीज यहाँ पर लिया जा रहा है, स्विट्जरलैंड की कंपनी इन्वॉल्व है। ये इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा, अभी बताया था मैंने। तो ये कस्टमर सर्विस के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में, एनर्जी यूटिलाइजेशन के मामले में, इको फ्रेंडली के मामले में बहुत एडवांस लेवल पे बनाया जा रहा है। मॉडर्न एयरपोर्ट है मतलब ये एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, एक कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।
जिसमें स्विट्जरलैंड की ये कंपनी, मेन कंपनी ये है जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, इसके साथ ही काम रहा है। ये मेन कंपनी जो इसको बना रही है वो ये है जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। 2019 में बिड जीती थी इन्होंने। जूरिक एयरपोर्ट जो कंपनी है 2019 में बिड जीता था इन्होंने इसको डेवलप करने के लिए। यहाँ लिखा है, मैंने देखो ये लिखा 2019 में फ्लूगहैफन जूरिक एजी, ये कंपनी का पूरा नाम है। जो जूरिक एयरपोर्ट जिन्होंने स्विट्जरलैंड में बनाया, स्विट्जरलैंड का जूरिक एयरपोर्ट यही ऑपरेट करते हैं, यही कंपनी वही तैयार कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड का जो जूरिक एयरपोर्ट है उसको ऑपरेट करती है ये कंपनी फ्लूगहैफन जूरिक। इन्होंने ही बिड अप्लाई की थी, टेंडर भरा था। तो 2019 में यही इन्हीं को टेंडर मिला, यही बिड जीते और 40 साल तक ऑपरेट करने का टेंडर इन्हीं को गया है। यही कंपनी ऑपरेट करेगी 40 इयर्स तक। तो 2019 फ्लूगहैफन जूरिक एजी जो स्विट्जरलैंड के जूरिक एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं वही टेंडर जीते थे। और बनाना और ऑपरेट करना 40 साल तक ऑपरेट भी यही करेंगे इसको, जेवर एयरपोर्ट को। एक्चुअल में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का, उस पर ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कैसे करें। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, आसपास के एरिया सब लोग यही पहुंचते हैं, कई बार फ्लाइट छूट जाती है, ट्रैवल करना पड़ता है। मान लो नोएडा से एयरपोर्ट जाना है, जाम लग गया, तो अल्टरनेट बनाना जरूरी है। अल्टरनेट अगर नहीं बनाएंगे तो ये सिस्टम ही कॉलेप्स कर जाएगा। इंदिरा गांधी वाले पे भी देखो, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, कितना टर्मिनल बना दिए, इतने बड़े एरिया में बनाए तो भी ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसीलिए जेवर में बनाने का डिसाइड हुआ था। अब ये एनसीआर के एरिया में, एनसीआर में एक हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एक हिंडन एयरपोर्ट, ये तीसरा एयरपोर्ट हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट जो है एनसीआर का तीसरा एयरपोर्ट हो जाएगा। एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया, एक हिंडन एयरपोर्ट हो गया, अब तीसरा एयरपोर्ट एनसीआर में ये बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट एनसीआर में तीसरा हो जाएगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग कहां से आ रही है? ट्रिपल पी मॉडल। फंडिंग कहां से आ रही है? देखो ट्रिपल पी मॉडल पे लैंड वैंड एक्वायर करके देना है, वो सब गवर्नमेंट कर रही है। कंपनी पैसा लगा के इसको बनाएगी, 40 साल तक वही ऑपरेट करेंगे, जो पैसा वैसा जाएगा कंपनी को मिलेगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा रखा है मैंने, ट्रिपल पी मॉडल का क्या मतलब होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ये। अब इतने साल तक ये कंपनी वसूलेगी, उसके बाद एग्रीमेंट रिवाइज होगा या सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि 40 साल तक अपना पैसा निकाल लेंगे, जो उस कंपनी का पैसा लगा होगा उसके बाद गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। फिर गवर्नमेंट के ऊपर है किसी और को देना है कि खुद चलाना है। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना, मान लो प्राइवेट कंपनी है कि हमने पैसा लगा के, मान लो मैंने प्रोजेक्ट लिया, सरकार से कोई प्रोजेक्ट ले लिया ट्रिपल पी मॉडल पे, सरकार ने कहा कि भाई हम आपको टेंडर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मान लो इसमें एक्स अमाउंट लग रहा है, मैं पैसा लगा के इस हाईवे को बना दे रहा हूँ, और इस हाईवे पे टोल लगा दिया कि 10 साल तक का एग्रीमेंट कर लिया, 10 साल तक टोल जो आएगा मैं लूंगा। तो मेरी जो लागत लगी है इसको बनाने में और जो मेरा मुनाफा होना चाहिए 10 साल में कवर हो गया। मान लो 10 साल में कवर हो गया, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। फिर गवर्नमेंट की इच्छा है दोबारा रिवाइज करेंगे या किसी और को देंगे या खुद चलाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इस तरह से काम करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूपी के 3 जिले अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो कई जगहों पे देखो देखने को मिल रहा है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन कई जगह प्लांट लग रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके अलावा कई जगहों पर कारें ग्रीन हाइड्रोजन चलाएंगे, बसें चलाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन करंट अफेयर में बहुत बार चर्चा में आया। तो ग्रीन हाइड्रोजन ये 3 प्लांट प्रपोजल आया है, गोरखपुर के लिए, जालौन के लिए और हमीरपुर के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए 1500, 260 और 780 टन पर डे इतना कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है यूपी गवर्नमेंट की, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है 2024 की यूपी गवर्नमेंट की। उसके तहत इस क्षेत्र में काफी काम होना है, उसके तहत इसमें काफी काम होना है, जिसमें ग्रीन अमोनिया प्लांट भी लग रहे हैं, ग्रीन अमोनिया प्लांट भी लगाए जाएंगे। तो सितंबर 2024 यूपी को 3 प्रपोजल गोरखपुर, जालौन, हमीरपुर के लिए आए हैं। इतना टन पर डे प्रोडक्शन यहां से किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया प्लांट लगेंगे। स्टेट की अपनी पॉलिसी भी है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 में जो बनी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 उसका टारगेट है 1 मिलियन मैट्रिक टन
पर एनुअल प्रोडक्शन पे पहुंचाना है 2028 तक। यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, उन्होंने टारगेट सेट किया है, हमें 2028 तक हर साल का प्रोडक्शन 1 मिलियन मैट्रिक टन पे पहुंचाना है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2028 तक हमें 1 मिलियन मैट्रिक टन हर साल इतना प्रोडक्शन करना है। 2024 की जो नीति बनी है उसमें टारगेट ये सेट किया है। तो इसके तहत कई सारे प्लांट वगैरह यूपी में भी लग रहे हैं और सारा प्रोडक्शन वगैरह जो किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाएगी। प्रोडक्शन करने में जो एनर्जी भी लगेगी प्लांट को चलाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया जाएगा, जिससे कार्बन एमिशन भी ना हो। भाई अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो और कार्बन एमिशन उतना बढ़ रहा है तो फायदा क्या? जो प्रोडक्शन किया जाएगा प्लांट को चलाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी की मदद ही ली जाएगी, जिससे कार्बन एमिशन में भी कमी आए। इन्वायरमेंट को ध्यान रख रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली पर्पस यही है कि इन्वायरमेंट को ध्यान रखने के लिए, इन्वायरमेंट ठीक रखने के लिए। तो इसमें देखो लिखा इट इज यूज्ड फॉर पर्पस लाइक, और जो यहाँ से ये ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह बनेगा पेट्रोलियम रिफाइनरी को चलाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, हैवी ड्यूटी वाले व्हीकल्स जो होते हैं बसेस वगैरह ट्रक वगैरह उनमें यूज होगा। यहाँ से जो फ्यूल बनेगा उसका इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनरी को चलाने में, कि कोयला वोयला इस्तेमाल ना करना पड़े, पेट्रोलियम रिफाइनरी को चलाना, अमोनिया मैन्युफैक्चर करना या हैवी ड्यूटी मोबिलिटी व्हीकल्स वगैरह में उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2028 तक 1 मिलियन मैट्रिक टन हर साल प्रोडक्शन करने का टारगेट है। कहाँ कहाँ प्लांट लग रहे हैं वो हमने बताया, प्लांट कहाँ कहाँ लग रहे हैं वो हमने बताया। इसके अलावा और भी अभी कई सारे इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। देखो 1.15 लाख करोड़ इतने का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ये अभी चर्चा में रहा। यूपी गवर्नमेंट को इतने प्रपोजल मिले हैं, 1.15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो यूपी गवर्नमेंट 17 लगभग कंपनी है, 17 एंटिटीज ने 1.15 लाख करोड़ के मिलकर इतने प्रपोजल दिए हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन अमोनिया वगैरह प्रोडक्शन के लिए यहां पर यूपी में। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यूपी गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 1.15 लाख करोड़। 17 अलग अलग कंपनीज से इनको ये मिला है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया वगैरह प्रोडक्शन किया जाएगा और 20,000 लोगों को लगभग रोजगार जनरेट होंगे। 20,000 लोगों को लगभग रोजगार जनरेट होगा। जो मेन प्लेयर्स हैं जो प्रपोजल आए हैं उसमें विदेशी कंपनी भी हैं, जैसे यूके बेस्ड कंपनी है ट्रफलगर स्क्वायर, यूके की कंपनी है ट्रफलगर स्क्वायर। वो कह रहे हैं 10,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी हम लखनऊ के पास लगाएंगे। यूके की कंपनी है ट्रफलगर, वो कह रही है 10,000 टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्षमता वाला प्लांट हम लखनऊ के पास लगाएंगे। वेल्सपन जो इंडियन टेक्सटाइल की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करती है, ये 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए। ये जो प्लांट लगाएंगे बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिले में 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट लगेगा। एक और इंडियन कंपनी है हाईजेनको ग्रीन एनर्जीज, हाईजेनको ग्रीन एनर्जी 0.2 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी ये प्रयागराज में लगाएंगे, 16,000 करोड़ रुपए ये खर्च कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ प्लांट लग रहे हैं मेनली तो वही इंपॉर्टेंट है। तो यूपी की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है 2024, अभी मैंने बताया उनका टारगेट है 1 मिलियन मैट्रिक टन हर साल 2028 तक उनको टारगेट पूरा करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया ये सब जो प्रमोट करोगे, एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है इंडिया को नेट जीरो एमिशन, भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट कब का है? भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट कब तक पूरा करना है भारत को? ये भाई 2047 तक का तो हमारा टारगेट है डेवलप्ड कंट्री बनने का। 2047 ये तो हमारा टारगेट है विकसित भारत बनने का। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्टेबल कब होने का टारगेट है? पॉपुलेशन स्टेबिलिटी वाला हमारा टारगेट कब का है? 2045 का।
2047 में हम डेवलप कंट्री का विजन लेके चल रहे हैं, और नेट जीरो कार्बन एमिशन हम कब तक करना चाह रहे हैं? नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारा टारगेट है 2070। 2030 तक कैसे नेट जीरो कार्बन हो जाएगा? इंडस्ट्री, फैक्ट्री, थर्मल वर्मल को आप बंद कर दोगे क्या 2030 तक? आपको लग रहा है कोल या ऑयल वगैरह से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, अगले 5 साल में थर्मल पावर प्लांट बंद कर दोगे क्या? लग रहा है कि अगले 5 साल में थर्मल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी हमारा 50% से ज्यादा पावर जनरेशन थर्मल से ही होता है, तो अगले 5 साल में इसको फेज आउट करने वाले हो क्या आप? नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक हम अचीव कर पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं। तो रेलवे, यूपी स्टेट और जितनी इंडस्ट्री, सब प्लान लेकर चल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग में जो फ्यूल यूज हो रहा है, सब डिपार्टमेंट, सब मंत्रालय मिलकर प्रोग्राम चला रहे हैं कि कैसे हम 2070 तक अचीव कर पाएंगे। हर कोई कार्बन एमिशन में कम करने के लिए टारगेट कर रहा है, तो सब मिलकर अभी से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम धीरे धीरे कटौती करते चलें। स्टेट भी प्रयास कर रहे हैं, मंत्रालय भी प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी प्रयास कर रही, तो कैसे हम आगे जाके नेट कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे। जैसे रेलवे ट्रेनों के ऊपर सोलर पैनल लगा रहा है, जितना पावर जनरेशन, जितना पावर कंजम्पशन रेलवे का होता था, को थर्मल वगैरह की मदद से उसमें कमी कर रहे हैं, सोलर को ला रहे हैं, और भी तरीके अपना रहे हैं, एनर्जी वेस्टेज को कम कैसे किया जाए उस पर काम कर रहे हैं, अल्टरनेट तरीके निकाल रहे हैं। अभी तो रेलवे एक प्रपोजल लाया है, अभी वो अंडर डिस्कशन है, कि रेलवे की जो खिड़की होती है, कई सारे लोग आइडिया देते हैं ना, तो जो ट्रेन की खिड़की होती है, ट्रेन की खिड़की पर ही कैसे सोलर पैनल लगा दिए जाएं। छत पे तो लगाते ही हैं, कई सारी ट्रेनों पे आप देखोगे छत पे सोलर पैनल लगे होंगे। रेलवे स्टेशन इतना बड़ा एरिया होता है, वहां भी छतों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। ठीक, उसके अलावा ट्रेन की जो विंडो है, ग्लास विंडो, उस पर भी सोलर पैनल लगा दिए जाएं। अब आप कहोगे सर ट्रेन के ग्लास पे सोलर विंडो लग जाएगा, सोलर पैनल, तो बाहर कैसे नजर आएगा? एक अभी बिल्कुल नए सोलर पैनल आए हैं, लेटेस्ट ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल, आजकल अभी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। नए सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट है, मैं दिखाता हूं, अभी न्यूज में था कुछ टाइम पहले। तो रेलवे में डिस्कशन में प्रपोजल आया कि खिड़की के ऊपर ऐसे सोलर पैनल लगा दिए जाएं, ट्रांसपेरेंट वाले। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज में था, और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी होगी तो महंगा ही पड़ेगा। ये है, देखो, सोलर पैनल ही ट्रांसपेरेंट टाइप के बना दिए जाएं। अब मकान पे, बिल्डिंग पे इतना ग्लास यूज होता है, इतनी ग्लास की बिल्डिंगें हैं, तो फ्यूचर तो पूरा चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में यही लग जाएगा, फ्यूचर में ग्लास को ये रिप्लेस कर देगा ऐसे। तो एनर्जी जनरेशन के क्षेत्र में काफी काम अभी हो रहा है। देखो, ये है ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल, ये ग्लास की तरह ही तो लग रहा है सोलर पैनल, और ग्लास की तरह दिख रहा है। यूरोप वगैरह में भी कहीं कहीं ये जब चर्चा में है, अब कहीं लगाया है कि नहीं वो तो नहीं पता, पर अभी ये लेटेस्ट रिसर्च का पार्ट है, विदेशों में कहीं कहीं शायद यूज होना शुरू हुआ है। तो ग्लास विंडो के ऊपर लगा दें, ट्रेन पे लगा दें, गाड़ियों पे लगा दें, तो फ्यूचर में यही होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग पे इसी तरह के सोलर पैनल लग जाएंगे, ट्रांसपेरेंट वाले। रोडें ऐसी बनाई जा रही हैं विदेशों में कि रोड पे चलते रहो, गाड़ी अपने आप चार्ज होती जाएगी। रोड पे भी सोलर पैनल लगा रहे हैं, रोड पे भी सोलर पैनल लगा रहे हैं कि गाड़ियां चलती जाएंगी, चार्ज भी होती जाएंगी। और ठंडे इलाकों में रोड की हीटिंग होगी सर्दियों में, तो बर्फ पिघल जाएगी, रोड की हीटिंग हो जाएगी इंटरनली। इस तरह सिस्टम बना रहे हैं सड़कों पे कि सर्दियों में रोड की हीटिंग कर दी जाएगी, जिससे बर्फ वर्फ ना जमने पाए, पिघल जाए। तो टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पे चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है इसी में, ये तो मैंने हल्का सा आपको बताया। तो रेलवे में भी एनर्जी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी आपको सेव करना, एनर्जी बचाना, और इंडिया में अभी टाइम लगेगा क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो फिर महंगा पड़ेगा, धीरे धीरे करके सब चीजें भी आ जाएंगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के कॉस्ट में कमी आए, तो यूपी गवर्नमेंट की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिले, और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि कॉस्ट भी कम आए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी कमी आए, रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में कॉस्ट में कमी आ जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हों,
और जब कॉस्ट में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा, तो तेजी से बसों में, गाड़ियों में, कारों में फिर टेक्नोलॉजी यूज होने लगेगी। सस्ता पड़ेगा तो तेजी से फैलेगा। इको फ्रेंडली कंसेप्ट आप ला तो रहे हो, पर वो अफोर्डेबल होना जरूरी है। ग्रीन हाइड्रोजन इको फ्रेंडली कंसेप्ट है, पर बहुत जरूरी है इको फ्रेंडली होना। सस्ता पड़ेगा तभी लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, चलो इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कहानी। तो यूपी लोकल बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। मैंने बताया शुरू के 2 लेक्चर जो हुए तो उसमें काफी कवरेज हो चुका था यूपी लोकल का। अब जो नए नए टॉपिक हैं, एक मैंने आज करा दिया, एक क्लास और कर लेंगे, बचा खोचा उसमें कवर कर देंगे। तो यूपी लोकल की कथा समाप्त। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। आरआरबी जेई 22 अप्रैल की डेट आई है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन शुरू कर देंगे। और 70-80% जो लोग भी पढ़ चुके हैं यूपीपीएससी एई वगैरह का, वो 60-70% टाइम रिवीजन और क्वेश्चन को दें। रिवीजन एंड क्वेश्चंस को टाइम दें। और 60-70% सिलेबस, 70% सिलेबस जिनका खत्म है वो 60% टाइम रिवीजन और क्वेश्चंस को दें। 30-40% टाइम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो उसको। जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाए, रिवीजन का टाइम बढ़ाते जाएं, नए टॉपिक का टाइम घटाते जाएं। तो 70% तक सिलेबस अगर कवर है तो 60% टाइम रिवीजन क्वेश्चन और 30-40% टाइम न्यू टॉपिक्स को। और जैसे डेट नजदीक आती जाएगी, एग्जाम की डेट जब क्लियर हो जाए यूपीपीएससी एई, तो फिर रिवीजन क्वेश्चन के टाइम को बढ़ाते जाना है, इसको घटाते जाना है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर लास्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बीपीएससी एई का बताइए। तो कल हम सेशन रखेंगे, इस पर डिस्कशन कल हम करेंगे। अब अभी के हिसाब से प्लानिंग क्या करनी है, बीपीएससी एई, आरआरबी, यूपीपीएससी एई, कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। अब इसके आगे कहानी फिर कल जरा मैं आगे के लिए प्लान बताऊंगा कैसे करना है। वाटर रिसोर्सेज वगैरह में अवनीश, सिविल वालों को तो दिक्कत देखो वाटर रिसोर्सेज में नहीं है, बेसिकली मैकेनिकल वालों के लिए पढ़ना है। और मुझे ये लग रहा है बार बार कि इतना सिलेबस है, 22 के 22 पूरे करोगे क्या? अरे करवाने को चलो मैं करवा दे रहा हूँ उसको, वाटर रिसोर्सेज वाले को भी फिल्टर करवा दे रहा हूँ, कल ही करवा देता हूँ। पर उतना पढ़ोगे ये बताओ? 30-31 टॉपिक है यूपीपीएससी एई में, 100% करके जाने वाले हो क्या? मैकेनिकल से हो, अरे तो बाकी सारे पढ़ लो ना। और बेसिक वाला पार्ट एनवायरमेंट में पढ़ाया हुआ है मैंने अवनीश, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन क्या आएंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, वेटलैंड के बारे में, वाटर शेड के बारे में, ये सब क्वेश्चन आएंगे उस पर। वहां से जो क्वेश्चन आएंगे ये सब पूछेगा। एनवायरमेंट में जो पढ़ाए थे मैंने, बेसिकली वो एरिया है कंजर्वेशन वाला। तो एनवायरमेंट अगर पढ़े हो तो वहां से वो कवर हो रहा है। एनवायरमेंट अगर पढ़ रखे हो तो वाटर कंजर्वेशन के क्वेश्चन तुम्हें एनवायरमेंट से बन जाएंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं बहुत उस पर एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। अरे यार, आरोहण पे जितना कवरेज हुआ है, इतना कराया है किसी ने, ये बताओ पहले। अब तो लगभग सब जगह सब कुछ हो गया होगा। अब इतने दिन पढ़ने के बाद जितना आरोहण पे कवरेज है किसी ने कराया है? यूपी स्टेट वगैरह किसी ने टच भी किया है? पहले ये बताओ। यहाँ तो यूपी स्टेट भी करा रहे हैं, क्वेश्चंस भी शुरू करने वाला हूँ अब। तो इतना तो आरोहण पे जितना कवरेज है उसका 50% भी शायद किसी ने टच किया हो, मुझे लगता है इतना कवरेज है। और एग्जाम डेट को देखते हुए 100% टॉपिक तुम करोगे, इस पर मुझे डाउट है। 30-31 टॉपिक हो रहे हैं सब मिलाकर। चलो मैं एक आध दिन का समय दो अवनीश, वाटर रिसोर्सेज वाला मैं करवाता हूँ, एक आध दिन का समय तो करवाता हूँ मैं। यूपी लोकल की एक क्लास रह गई है बस, ये खत्म कर दें, फिर उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। अरे अब तुम्हारे पास हर जगह के नोट्स अवेलेबल होंगे, सब जगह का तुमको पता है कहाँ क्या है। आरोहण जितना कवरेज तुम्हें ना बीपीएससी एई में मिलने वाला है ना यूपीपीएससी एई में मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम में इतना कवरेज कोई नहीं कराने वाला। पर सारी बात वही आएगी निकल के कि उतना पढ़ पाओगे उतना पढ़ो। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन मनोज कुमार यूपीपीएससी एई के लिए ही डेडिकेटेड करवाया था अलग से, उसमें फिल्टर क्या करना है? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन नया ही हुआ है, यूपीपीएससी एई प्रीलिम स्पेसिफिक हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल वाला वो कॉमन नहीं है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही कराया गया है, अलग से ही कराया गया था। 6 सिग्मा का एक पीडीएफ मैंने संजीव दिया तो है, 6 सिग्मा की पीडीएफ मैंने बना के खुद से दी हुई है, टीचर ने पढ़ाया तो था, मैंने अपने से बना के भी दिया हुआ है।
उसमें सिक्स सिग्मा प्रॉपर लिखा हुआ है सारा। चलो यूपी लोकल एक क्लास करा दूं मैं, वो खत्म हो जाए फिर शुरू कर देंगे, चिंता नहीं करो। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल में 40 घंटे का होता है मनोज, यहाँ 20 घंटे भी नहीं है। तुम पीडीएफ मत देखो, लेक्चर देखो, लेक्चर 20 घंटे भी नहीं है। ठीक है क्लास, थैंक यू।